नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। आज शुरुआत सबसे पहले थाईलैंड की एक खबर से करेंगे। दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर है थाईलैंड का बैंकॉक शहर। आज दिन में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। एक बच्चों से भरी हुई हाईटेक बस थी और उसमें अचानक से हाईवे पर आग लग गई। आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई है। बस में शिक्षक और छात्र मिलाकर 44 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस से छात्रों को स्कूल टूर पर ले जाया जा रहा था और इस दौरान जैसे ही बस हाईवे पर पहुंची उसमें आग लग गई। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक लड़की के साथ छेड़खानी का एक वीडियो सामने आया है। स्कूटी पर जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। बाइक पर सवार युवक ने छेड़खानी की। स्कूटी सवार लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रविवार रात लुलु मॉल के पास की घटना है और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे बाइक सवार ने उस लड़की को जो स्कूटी पर जा रही थी उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और फिर वहां से आगे बढ़ गया। अब इसकी शिकायत लड़की की तरफ से दर्ज करा दी गई है। यूपी 32 GD 4080 ये नंबर उस बाइक सवार का जिस पर ये आरोप है और इसकी तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त। वो वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार पीछे से उस लड़की की स्कूटी के बिल्कुल बगल में अपनी बाइक लगाता है और उसे के साथ किस तरीके से छेड़खानी होती है। सरेरा लुलु मॉल के पास की ये पूरी घटना है जो बताया जा रहा है। फिलहाल भारत में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के खात्मे पर मातम रुक नहीं रहा है। आतंकी के लिए अब भी कैंडल जलाए जा रहे हैं। ये देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। शनिवार से ही अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ, बडगाम, करगिल, मुरादाबाद में नसरुल्लाह के लिए लोग सड़कों पर हैं। कैंडल मार्च की तस्वीरें मुरादाबाद से आई हैं, जहां हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह की याद में शिया समुदाय ने बड़ा जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और मातम मनाकर याद किया। खास बात यह रही कि प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। सोमवार की रात को ही लखनऊ में महिलाओं ने कैंडल के साथ प्रदर्शन किया और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया। शुक्रवार को लेबनान में छिपे नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार दिया था। शनिवार को मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद से हिंदुस्तान में भी उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। बात बुलडोजर जस्टिस की। मुमकिन है सरकार और सिस्टम के लिए बुलडोजर लेकर कहीं भी तोड़फोड़ कर देना अब पहले जैसा आसान ना रह जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या बुलडोजर जस्टिस सिस्टम भारतीय न्याय प्रणाली को चुनौती दे रहा है? क्या बुलडोजर जस्टिस सियासी और मजहबी बदले का हथियार बन गया है? सिर्फ आरोप लगने पर ही किसी के घर को ढहा देना न्याय है या फिर अराजकता? सुप्रीम कोर्ट की बहस में ऐसे तमाम सवाल थे। सारी याचिकाएं सुनकर कोर्ट ने गाइडलाइंस पर फैसला रिजर्व कर लिया, यानी टू द पॉइंट फैसले के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, जो कुछ कहा गया उससे फैसले का अनुमान आप चाहें तो लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी अपराध में दोषी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। तोड़ने की कार्रवाई आखिरी विकल्प के तौर पर हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर कार्रवाई सबके लिए बराबर हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसी छवि बनाई जा रही है जैसे एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर दो ढांचे अवैध हैं और किसी आरोप के आधार पर सिर्फ एक को गिराते हैं तो सवाल उठेंगे ही। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बाकायदा 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घर में बच्चे बुजुर्ग भी रहते हैं, अचानक कहां जाएंगे? उन्हें 15 दिन का वक्त मिलना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अदालत कोई ऐसा समाधान न दे जो कानून में नहीं। अतिक्रमण हटाना कठिन हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम वही समाधान देंगे जो कानून में है। ऐसा आदेश नहीं देंगे जो अतिक्रमणकारियों को मददगार हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम से लेकर देश के कई हिस्सों में बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद समेत और कई की याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में थीं। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को सुनवाई होने और अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी थी। बात चुनाव की। बस 7 दिन बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार की पिक्चर साफ हो जाएगी। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर में आज चुनाव खत्म हो गए हैं। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा था 58% से ज्यादा वोटिंग का। नाच है, गाना है, बजाना है, पूजा है, अरदास है। ये जन्नत में जमहूरियत की जंग का खुशनुमा नजारा है। पहली बार वोट डालने का मौका मिला तो कोई भगवान को शुक्रिया करने मंदिर पहुंच गया, तो कोई आभार जताने के लिए गुरुद्वारे। पहली बार वोट डालने की खुशी क्या होती है, जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। आरएसपुरा के ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी दौर के लिए वोट डाले गए और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इस तस्वीर को देखिए जो आई है सांबा के रामगढ़ से। पहली बार अपने इलाके में पोलिंग बूथ पर वोट डालने का मौका मिला तो खुशी में लोग अरदास के लिए गुरुद्वारे पहुंचे। लगातार यहाँ जो लाउड स्पीकर हैं वहाँ से अनाउंसमेंट की गई है, वहाँ से घोषणा की गई है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मतदान करने के लिए बोला गया है ताकि पाकिस्तान जो कि हमेशा इस इलाके में गोलियां और बम बरसाता रहा है उसे कड़ा जवाब दिया जाए। जन्नत की चुनावी जंग में आम से लेकर खास तक ने आज वोट डाले। कुपवाड़ा के बूथ पर निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने अपना मतदान किया और बाद में एबीपी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कश्मीर को एक जेल खाना बना दिया है, तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कश्मीर जो जेल खाने में तब्दील हुआ है, यहाँ लोग फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करें और जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में वोट डाला। अब यहाँ स्टेट में यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। विधानसभा की कुल 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। अब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इजरायल ने तय कर लिया है कि जब तक हिजबुल्लाह झुकेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। लेबनान पर एयर स्ट्राइक के बाद अब इजरायल उससे जमीनी जंग की भी तैयारी कर रहा है। दक्षिण लेबनान का इलाका, यहाँ अब तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा। ये तबाही आगे और बढ़ने वाली है क्योंकि इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में दाखिल हो चुकी है। पहले हवाई हमले और अब ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने हिजबुल्लाह का सफाया करने की ठान ली है। इजराइल ने कहा है कि लेबनान में ये एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन है और ये लेबनान में लंबे वक्त तक नहीं रहेगी। इजराइल ने ऐसा ही ग्राउंड ऑपरेशन गजा में हमास के खिलाफ भी शुरू किया था, जो आज तक जारी है। लेबनान की आर्मी ने बॉर्डर की चौकियां खाली कर दी हैं और गांव में बैरक बना लिए हैं। इससे पहले भी इजरायली सेना लेबनान में 3 बार घुसपैठ कर चुकी है। पहली बार इजरायली सेना 1978 में लेबनान में दाखिल हुई क्योंकि फलस्तीनी मुक्ति संगठन PLO के मेंबर्स ने लेबनान में घुसकर एक बस को हाईजैक कर लिया, जिसमें 34 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। दूसरी बार 1982 में ऐसा हुआ जब PLO ने इजराइल पर हमले किए। 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में दाखिल हुआ। हिजबुल्लाह ने 8 इजरायली सैनिकों की हत्या कर 2 का अपहरण कर लिया था। अमेरिका सीज फायर की मांग कर रहा है, लेकिन साथ ही ईरान को धमकी भी दे रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 2002 में गोविंदा की एक फिल्म आई थी, आँखियों से गोली मारे। इसी टाइटल से फिल्म का गाना भी पॉपुलर हुआ था। लेकिन आज सुबह गोविंदा ने घर में गलती से अपने रिवॉल्वर से पैर में गोली मार दी। फैंस निश्चिंत रहें, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही गोली है जो गोविंदा के पैर में लगी। पहले पूरा वाकया समझिए। सुबह के करीब 4:45 बज रहे थे। गोविंदा को कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी, उसी के लिए तैयार हो रहे थे। वो अलमारी से कुछ सामान निकाल रहे थे। इसी दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर को जगह पर रखते वक्त वो हाथ से गिर गई और उससे मिसफायर हो गया।
गोविंदा को घुटने से नीचे गोली लगी, लेकिन फायर की आवाज तेज थी। सुनते ही घर के लोग कमरे में पहुंच गए। गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ। गोली चलने के बाद खून के निशान घर में दिख रहे थे। घर के लोग गोविंदा को फौरन अंधेरी के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ले गए। सुबह मतलब जो है उनका मतलब जो फोन आया कि पप्पू भैया तुरंत आप आइए, ऐसे ऐसे हो गया है। मतलब अस्पताल उनको लेकर आए, प्राइवेट गाड़ी में लाए आप लोग उनको? जी बिल्कुल, उनकी पर्सनल गाड़ी में ले गए। किस्मत ये रही कि गोली हड्डी में नहीं धसी थी। डॉक्टरों ने ऑपरेट करने के बाद कहा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खून सील हो गया है एंड ही इज कंफर्टेबल, ही इज अदरवाइज ओके। एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 दिन। गोविंदा ने एबीपी न्यूज को भी फोन पर पूरा वाकया बताया। फ्लैट घोटाले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक नई दुविधा में फंस गए हैं। सिद्धारमैया समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने पुरानी गलती सुधारकर कहीं एक और बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। 14 फ्लैट कहीं फांस तो नहीं बन जाएंगे। मामला यह है कि मुडा घोटाले में लोकायुक्त और ईडी के एक्शन के बाद सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने 14 प्लॉट लौटाने का फैसला कर लिया है। बीएम पार्वती ने मुडा को एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा, मेरे लिए कोई भी घर, प्लॉट या संपत्ति मेरे पति के सम्मान, गरिमा और मन की शांति से ज्यादा अहम नहीं है। पार्वती और सीएम के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया हमारे ऑफिस आए और हमें ये चिट्ठी दी। इस बारे में कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। हम कानूनी सलाह लेकर निर्णय लेंगे। कुछ दिनों पहले इस्तीफे की मांग पर सिद्धारमैया ही बोली थी कि अलॉटमेंट गलत है तो प्लॉट वापस ले लो। अब पत्नी ने प्लॉट लौटा दिए तो सिद्धारमैया पहले तो थोड़ा हैरान दिखे, फिर इसे बड़प्पन बताने लगे। ये अब बड़ी राजनीति बन गई है। उन्हें जो करना है करने दो। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें कहीं नहीं है। मेरी कहाँ भूमिका है? मेरी पत्नी ने सोचा कि ये राजनीति की वजह बन गया है, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। वो कोई विवाद नहीं चाहती हैं। लेकिन सिद्धारमैया का अनुमान गलत है कि प्लॉट लौटाने से विपक्ष पीछा छोड़ देगा। बीजेपी और जेडीएस ने कहा, साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। Even ED has entered at this stage surrendering. It makes all the way that it's a proof that the allotment of 14 sites to his family was illegal. मुडा घोटाले में कल ही ईडी ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और साले के खिलाफ एफआईआर की थी और आज से ही लोकायुक्त ने भी इस मामले की जांच शुरू की है। प्लॉट लौटाने से जांच इसीलिए नहीं रुक सकती क्योंकि सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं लगी। चूहों वाला चैलेंज। राजस्थान में चूहों ने दशकों पुरानी धरोहरों को खोद दिया है। बहुत जल्द राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे में चूहे बेइज्जती ना करा दें, इसीलिए जारी हुआ है एक फरमान, मिटा दो चूहों का नामो निशान। जहां तक नजर जाएगी मोटे मोटे चूहे नजर आएंगे। यहाँ चूहों की पूरी दुनिया है। मोटा पतला हर वैरायटी का चूहा मिलेगा। गिनने बैठोगे तो थक जाएंगे, लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी। ये चूहे नहीं, आफत हैं, जिन्होंने राजस्थान की 150 साल पुरानी विरासत को खोखला कर दिया है। क्योंकि जिस वर्ल्ड फेमस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को देखने देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल आते हैं, उस ऐतिहासिक इमारत को इन चूहों ने खस्ता हाल कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पीछे के हिस्से के पूरे मैदान को चूहों ने खोखला कर दिया है और अब यही चूहे राजस्थान की शान में बट्टा लगाते दिख रहे हैं। दरअसल जयपुर का रामनिवास बाग इन चूहों का बरसों पुराना ठिकाना है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में चूहे हैं, जिन्होंने करीब 13 एकड़ में फैले रामनिवास बाग में इतने बिल खोद दिए हैं कि पूरा बाग खोखला हो गया है। अब राजस्थान की भजनलाल सरकार को डर है कि कहीं ये चूहे उसकी बदनामी का सबब न बन जाए। चूहों को मारने के लिए एक अलग तकनीक है। आप देख सकते हैं ये चूहे का बिल है और यहाँ पर ये एक कीप के जरिए बाजरा डाला जा रहा है, जो बाजरा जिसमें केमिकल मिक्स है और इनको खाने के बाद चूहा बाहर ही नहीं निकल पाएगा और अंदर ही रह जाएगा और निकलने की कोशिश करे उसको रोकने के लिए ये पूरे बिल को खोदकर बंद कर दिया जाता है। दरअसल जयपुर में राइजिंग राजस्थान और आईफा अवार्ड का समारोह होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐसे में ये चूहे रंग में भंग न डाल दें, इसीलिए सरकार ने चूहे मारने के लिए 2 दिन का अभियान शुरू किया तो पूरा जयपुर प्राधिकरण विभाग चूहे मारने के मिशन में जुट गया।
क्योंकि किसी भी कीमत पर राजस्थान की इन ऐतिहासिक धरोहरों को इन चूहों से आजाद कराना है। बात बिहार की, जहां का फोकस राजनीति से हटकर आज बाढ़ पर शिफ्ट हो गया है। बाढ़ ने बिहार को बेहाल कर दिया है। 16 जिलों की 10 लाख से ज्यादा आबादी पर असर पड़ा है। सीएम नीतीश ने आज हवाई सर्वे किया, उसके बाद सेना को भी लगा दिया गया है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेपाल की सीमा से सटे बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर रहे थे। बिहार में बाढ़ ने किस कदर कहर बरपा रखा है उसकी गवाही है आसमान से ली गई ये तस्वीर। बिहार में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और नेपाल से आई 3 नदियों ने ये कहर बरपाया है। नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे के बाद सेना की मदद मांगी, जिसके बाद सेना ने बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सूबे में 7 तटबंध टूट चुके हैं। कई अब तक की स्थिति में 16 जिलों की 10 लाख से ज्यादा की आबादी पानी में डूब चुकी है। इंतजार मदद का है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी सहरसा पहुंचे, नाव से जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने की कोशिश की। बिहार में बाढ़ का ये दर्द इतना बड़ा है कि इसे भुलाए भूला नहीं जा सकता।